हर एक इंसान ना दुनिया में न्यूरोप्लास्टिसिटी का एक साइंस है विच इज़ द मोस्ट मॉडर्न साइंस। तो वो कहती है कि हर एक इंसान की नीयत अच्छी होती है। हर एक इंसान की दुनिया में नीयत अच्छी होती है, लेकिन उसको वो करने का तरीके फ़र्क फ़र्क होते हैं। कई बार वो तरीके जायज़ होते हैं, कई बार वो तरीके नाजायज़ हो जाते हैं। एक ने साइंस ने ना हमें बताया कि लोगों का मूड खराब होता है जिस वजह से वो गुड फीलिंग दूसरों को नहीं दे पाते। मतलब वो जान के नहीं, हर कोई इंसान इंटेंशनली किसी को बैड फीलिंग नहीं दे रहा होता। लोगों का मूड खराब होता है, अपना मूड खराब होता है, इस वजह से बजाय कि हम किसी को गुड फीलिंग दें हम किसी को बैड फीलिंग दे देते हैं। और तीसरी एक मैं और चीज़ ऐड करना चाहूँगा कि हम जैसे बॉडी के वाइटल्स होते हैं ना, ब्लड प्रेशर, पल्स, हार्ट रेट, रेस्पिरेशन, ये हम पांच छह चीज़ें देखते हैं। जब हम अपने नर्सिंग स्टाफ या डॉक्टर से पूछते हैं ना, तो वो उसको बोलते हैं कि पेशेंट्स के वाइटल कैसे हैं। जो अगर हम वाइटल्स ठीक हैं, ऑक्सीजन सैचुरेशन ठीक है, तो फिर आराम से हम बैठ जाते हैं, कोई बात नहीं जी, बाकी का काम हम कर लेंगे। ऐसे ही मेंटल हेल्थ के भी कुछ वाइटल्स होते हैं और ब्रेन के कुछ वाइटल्स होते हैं जहाँ पे डोपामिन, सेरोटोनिन, एंडोर्फिन, ऑक्सीटोसिन एंड एड्रेनालिन एंड कॉर्टिसोल, ये हमारे वाइटल्स होते हैं। तो आप देखें ये कितनी साइंस है, कितनी साइंटिफिक है, लेकिन हम इसको ना कई और चीज़ों में फंसा के बैठे हैं। हमने मतलब वी नीड टू कम आउट ऑफ दीज मिसनॉमर्स के भी। ये चीज़ें ऐसी नहीं है, ये कुछ ऐसी नहीं है हवा में बातें नहीं हो रही, ये एक एक चीज़ साइंटिफिक है। आपने जो बोला मेडिटेशन है ना, आई एम नॉट अगेंस्ट मेडिटेशन, आई एम नॉट अगेंस्ट स्पिरिचुअलिटी, but my 30% of the patients are suffering because they have gone into spirituality and we want to take them out of the spirituality. तो उनकी क्या स्पिरिचुअलिटी है कि उनकी स्पिरिचुअलिटी डिजीज बन गई है। लेकिन ये जो इंसान है जो मेंटल हेल्थ को नहीं डील करते हैं ना, वो स्पिरिचुअलिटी के अंदर जाते हैं। आज भी मैंने मेरे ख्याल है चार पांच पेशेंट ऐसे देखे होंगे, दे हैव गॉन इनटू स्पिरिचुअलिटी and we want to bring them out of spirituality because they are enjoying that spirituality। उसमें क्या होता है कि आपको रियल वर्ल्ड को फेस नहीं करना पड़ता। ये देखे ना, ये कैसी चीजें हैं। हाँ, हमें पता है कि स्पिरिचुअलिटी कैन मेक द पर्सन साइकोटिक, ही कैन बी डिटैच फ्रॉम द रियलिटी। देखो आप एक छोटी सी बात मैं आपको ना मतलब बेसिक बताता हूँ। हर जिंदगी में एक काम होता है जिसको हम कहते हैं रियल इशू, रियल काम, रियल जॉब, रियल वर्क। हर हर टाइम पे एक होता है रियल, एक होता है जो हमने रियल को छोड़ के कोई और करना होता है। ठीक है ना? अच्छा, जो तो आपके लिए एक रियल मुद्दा है ना, उसको ना करना और उससे दूर जाना मे बी एक्सपीरियंशियल अवॉइडेंस है। आप उस एक्सपीरियंस को अवॉइड करना चाहते हो, क्योंकि जब आप रियल कोई काम करते हो तो उसके लिए आपको करेज चाहिए, उसके लिए आपको हिम्मत चाहिए, उसके लिए आपको उस चीज की ट्रेनिंग चाहिए। तो आपने कोई भी काम, इवन गुड फीलिंग देने के लिए ना, आपको करेज चाहिए और आपको गुड फीलिंग चाहिए। पहले आपको अपने मूड पे काम करना होगा। मूड का मतलब है अपने वाइटल्स पे काम करना होगा। जब आपके वाइटल्स ठीक हो जाएंगे तो यू विल बी गिविंग गुड फीलिंग टू पीपल, क्योंकि लोगों की नीयत बहुत अच्छी होती है। अच्छा, अगर आप इससे मैं आगे थोड़ा चलूं तो मैं आपको बेसिक बताऊंगा कि हम सबको एंजाइटी होती है एंड गॉड हैज गिवन ए वंडरफुल गिफ्ट ऑफ एंजाइटी। विदाउट एंजाइटी वी वुड नॉट इवन सर्वाइव फॉर ए सिंगल डे। एक दिन भी नहीं हम जी सकते विदाउट एंजाइटी। ये सिर्फ एंजाइटी है जो हमें मोटिवेट करती है कोई काम करने के लिए। मतलब सारे इमोशंस काम के हैं। सैडनेस इज फॉर यूज, हैप्पीनेस इज फॉर एवरी इमोशन हैज ए पर्पस टू। गॉड ने इसीलिए हमारे 254 इमोशंस दिए हैं। अच्छा, अगर हम इन इमोशंस की रिस्पेक्ट नहीं ना करते तो ये इमोशंस एक दूसरे में चेंज होते रहते हैं, और कभी कोई इमोशन आ जाता है, कभी कोई इमोशन आ जाता है, और हमें समझ नहीं आता। क्योंकि इमोशन चाहते हैं, ये एनर्जी है, तो ये हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं या तो किसी काम को करने के लिए या किसी चीज से दूर भागने के लिए। राइट? अच्छा, आप बेचैनी देखें।
बेचैनी, या इसको एंजाइटी बोलते हैं, या इसको स्ट्रेस बोलते हैं, या इसको छोटी सी वरी बोलते हैं, अगर तो ये एक ऑप्टिमल लेवल में रहती है, जैसे हम इसको स्केल कर लें 4 to 6 है, इट इज अ ब्यूटिफुल थिंग. वी आर ऑल सिटिंग बिकॉज ऑफ एंजाइटी. Nobody on over here in the hospital would be there with the loved one अगर उनको एंजाइटी नहीं होगी. बेचैनी की वजह से हम यहाँ पे हैं, राइट? लेकिन जब हम बेचैनी को अच्छी चीज नहीं मानते, हम बेचैनी को जब डिल्यूट करते हैं ना, तो ये बोर्डम होती है. हम कहते हैं बोर्डम कहाँ से आ गया? ये एक एंजाइटी का डिल्यूटेड फॉर्म है. जब हमने वो चीजें नहीं की, हमने आराम से बैठना है, तो एंजाइटी जो है ना, बेचैनी जो है, जिसकी अगर आप देखें ना 4 से 6 नॉर्मल है, अगर ये 2 पे आ गई, 1 पे आ गई ना, तो ये बोर्डम आ जाना है. बंदा कहता मैं तो बोर हो गया. अच्छा, मतलब उसको आप डिल्यूट करी जाए ना एंजाइटी को, तो ये बोर्डम आ जाता है. अच्छा, अगर इसको कंसंट्रेट करना शुरू कर देना, इसको आप बहुत ज्यादा मतलब गाढ़ा कर दें और इसको कंसंट्रेट कर दें, तो ये एंगर बन जाता है. बोर्डम से एंगर तक का सारा जो सफर है, उसमें बहुत सी इमोशंस आ रही हैं, लेकिन हम उन इमोशंस को एड्रेस नहीं कर पा रहे हैं. जब हम इमोशंस को एड्रेस नहीं कर पाते ना, तो हम क्या करते हैं कि फिर कोई अल्टरनेटिव इलीगल मेथड यूज करते हैं इसको ठीक करने के लिए, जिसमें ड्रग्स इज वन ऑफ द फैक्टर्स. जहाँ तो हम एंगर में मतलब अच्छी फीलिंग नहीं दे पाते. कोई इंसान अगर एंगर में है, वो अच्छी फीलिंग नहीं दे पाएगा, तो उससे कुछ ना कुछ ऐसी चीज हो जाएगी, या तो एंगर को अंदर रखेगा और बीमार हो जाएगा, फिजिकली बीमार हो जाएगा, या वो बाहर निकालेगा तो अपने रिलेशनशिप खराब कर बैठेगा. तो अब आप देखें कि एंजाइटी होती है हम अबाउट द फ्यूचर, डिप्रेशन होती है अबाउट द पास्ट. अच्छा, हर चीज के लिए एक रियल जॉब होती है, रियल काम होता है. जब हम अपने पास्ट में कोई रियल काम नहीं करते, वो काम हमारा पेंडिंग पड़ा रहता है, तो उसकी वजह से हमें होती है डिप्रेशन. और फ्यूचर में हमें जो पता है कि हमें ये काम करना है, हमारी एक ड्यूटी, हमारी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी पड़ी है, जब उसके लिए हम तैयार नहीं है, तो वो हमें एंजाइटी देती. पास्ट में जो हमें करना था हमने नहीं किया, जिस रियल काम को हमने करना था वो रियल काम हमने नहीं किया. ठीक है, सपोज करें हमें एग्जाम देना था, तो उसके लिए हमें प्रेपरेशन करनी थी, तो हमने प्रेपरेशन नहीं की. रियल काम हमारा स्टूडेंट का था पढ़ाई करनी, हमने नहीं की. अब आ गया एग्जाम, अब हमें क्या होगा, एंजाइटी, अब डिप्रेशन होगी कि यार मैंने ये काम नहीं किए. जो काम हमने नहीं किए ना, लेफ्ट ओवर रह गए, दे आर द कॉज ऑफ आवर डिप्रेशन फ्रॉम द पास्ट. एंड जो हमने आगे काम करने हैं, उसके लिए हमारे पास करेज नहीं है, हिम्मत नहीं है, और हमें ये स्किल्स नहीं आते कि अपने राइट जॉब को कैसे करना है, तो हम उसके लिए फिर कुछ ऑल्टरनेट करते हैं और रियल जॉब को हम अपने मन से निकाल देते हैं, तो फिर हमें होती है एंजाइटी. अब आप बताएं कि इसमें से कौन सी फीलिंग नेगेटिव है, कौन सी पॉजिटिव है? सारी की सारी फीलिंग किसी ना किसी चीज के साथ जुड़ी हुई है. और एक चीज हमें आइडेंटिफाई करनी है मेंटल हेल्थ में, कि कौन सा ऐसा रियल जॉब है जरा जौन सा मैंने इस टाइम पे करना है. पेंडिंग वर्क हम बोलते हैं ना जी, 4 पॉइंट फार्मूले में पेंडिंग वर्क. ये मैं नहीं, ये मेरा बीमार दिमाग है. मेरे बीमार दिमाग ने ये एंजाइटी, डिप्रेशन, रूमिनेशन, थॉट्स, हेलुसिनेशन, डिल्यूजन सब पाल रखे हैं. तो आपने उस बीमार अपनी ब्रेन को बोलना है कि आप ठहरो, प्लीज 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 लेट मी डू द पेंडिंग वर्क. तो पेंडिंग वर्क क्या होता है? सो व्हाट इज द पेंडिंग वर्क? जो हमने नहीं किया, जिसको हमने इग्नोर किया. हाँ जी, जो प्रेजेंटली कर रहे होते हैं उसको कंटिन्यू, जो पेंडिंग को पहले कर रहे होते हैं, बिफोर वी आर hijacked by this rumination, thoughts, worries, anxiety,
हमने आप नितिन कुछ पूछ रहे थे। मॉडर्न जॉब के बारे में आप बात की, एंड ऑफ द लेक्चर सेड तो करेज चाहिए अपने को, यस एंड maybe I heard wrongly, you said courage comes from heart. यस करेज कम फ्रॉम हार्ट। सो हमें अपने दिल को मनाना पड़ता है कोई काम करने के लिए। अच्छा, अगर आपको पेंडिंग काम जो हमने छोड़े हुए हैं वो इसलिए छोड़े हैं कि हम हिम्मत नहीं इकट्ठी कर सके, तो अगर हम सरेंडर टू द गॉड करें, जहां हायर पावर को करें जो हमें हिम्मत दे उन कामों को करने की जो हम काम अपनी करेज से नहीं कर पाए, राइट, तो फिर आपके ये काम होने शुरू हो जाएंगे और आपकी एंजाइटी और डिप्रेशन कम होनी शुरू हो जाएगी। लेकिन हमने क्या किया कि एंजाइटी और डिप्रेशन को एड्रेस नहीं किया, रियल काम हमने नहीं किए, ना ही हमने कोई स्किल सीखे। फिर हमने क्या किया, शॉर्टकट की यूज करना शुरू कर दिया, एंड शॉर्टकट में आपने जो भी किया वो सारे इलीगल काम थे। जैसे ड्रग्स हो गई, जैसे सो गए, जैसे अपने आप को, चलो मैं यहाँ पे स्पिरिचुअलिज्म भी कह देता हूँ, या आपने रियल जॉब नहीं कर रहे लेकिन आप सोशल वर्क कर रहे हो, चलो आप कोई और काम कर रहे हो, चलो आप 24 आवर वर्कोलिक हो, आप 20 घंटे काम कर रहे हो। सो व्हाट इज द रियल जॉब विच यू हैव लेफ्ट, ये आइडेंटिफाई, वो हम क्यों छोड़ रहे हैं, वो छोड़ के और कई काम कर रहे हैं, मतलब दैट इज अ पॉइंट। अच्छा, फिर ये एंजाइटी, ये इमोशन जब हमारे अंदर बिल्ड होते रहते हैं, जमा होते रहते हैं, हम इनको एड्रेस नहीं करते, भूलते तो है नहीं, वो हमें याद तो रहेंगे नेचुरली। मतलब वो कोई, मतलब कैसे आप भूलेंगे, आपने पेंडिंग काम नहीं किए वो आपको भूलने नहीं है। अच्छा, उसको एक ही तरीका है कि आप उसको बोलो कि भी ठहर जाओ, मैं अभी अपने पेंडिंग काम निपटा लेता हूं, जो जो मैंने काम आज करने हैं ना, चलो लेट मी डू द राइट नेक्स्ट राइट थिंग, मेरे को ये काम करने दें जी कि नेक्स्ट राइट थिंग क्या करना वाला है, बस। उससे क्या होगा, आपकी डिप्रेशन भी कम हो जाएगी, आपकी एंजाइटी भी। आपने सोचना है कि मैंने जी सारी उम्र नहीं करना, लेकिन मैंने एक दिन के लिए करना, और एक दिन में भी 1 घंटे के लिए, और 1 घंटे में 1 मिनट के लिए नेक्स्ट राइट थिंग करना है। जब आप नेक्स्ट राइट थिंग, हम राइट थिंग नहीं कर रहे ना, इसी वजह से तो हम यहाँ पे सफर कर रहे हैं। ये मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स कहाँ से आती हैं, जब हमें अपनी टाइम पे राइट थिंग नहीं कर पाते। वो तब नहीं कर पाते क्योंकि हमें किसी ने बताया नहीं होता कि करे चाहिए, इसके लिए दिल से आवाज आनी चाहिए। जो काम हम जबरदस्ती कर रहे हैं वो दिल से आवाज नहीं आ रही है, वो आपका रियल वर्क नहीं है। कमाई क्या है, जो आपके कम आए, तो कमाई क्या हुई, पैसा नहीं कमाई है। द गुड फीलिंग विच यू आर गेटिंग एंड द nice feeling you are giving yourself when you are doing the real work or responsibility which is there for you at this moment। आप उससे जितना मर्जी भाग लें, आप भाग नहीं सकते। आप जहां जाएंगे वहां पे एक हेयर एंड नाउ होगा, उसमें आपको फिर याद आएगा कि यार मैंने पेंडिंग काम ये नहीं किए, मेरे फ्यूचर के काम तो अभी इतने इकट्ठे हुए हैं। सर, मैं इसमें क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ कि एक तो हो गए काम, रियल टाइप काम, क्या रियल काम में ये भी आता है कि मान लीजिए किसी पर्सन के साथ कोई ट्रॉमेटिक इंसिडेंट हुआ है और उसके अंदर काफी पेन है या इश्यूज हैं और वो उसको एड्रेस नहीं कर रहा, तो उसको भी हम यही मानेंगे? देखो ऐसी ये ना सारी चीजें एक इंसान में ना अंदर बड़ी डीप पॉइंट पे पड़ी होती हैं, हम उसको ना कवर अप करते रहते हैं, मतलब कुछ ना कुछ करके ना उसको इग्नोर करते हैं और उसको कवर अप करके रखते हैं, उसके ऊपर मलबा डालते रहते हैं। वो चीज अंदर छुपी रहती है और हमें पता नहीं होता कि हमारे सब कॉन्शियस माइंड में कौन कौन से ट्रॉमे और कौन कौन से जख्म पड़े हैं, जो कि शायद बचपन से हमारे अंदर पड़े हैं। लेकिन हम उनको एड्रेस इसलिए नहीं करते क्योंकि जब अगर उनको ऊपर लाएंगे तो फिर बेचैनी होगी, तो हम बेचैनी से इतना डरते हैं कि हम कहते हैं कि इनको पड़े रहने दो यार। दूसरी बात, हमें ये अकेले शायद काम होने वाली नहीं है। वी नीड ए मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल हु कैन ट्रेवल इन दैट जर्नी, कि आपके उन ट्रोमेटिक इवेंट्स को बाहर ला सके। तीसरी बात कि वी शुड बी, अपने आप को हम इतना प्यार करें कि हमें इस ट्रॉमे में नहीं रहना, हमने ऐसे ही जिंदगी नहीं बतानी,
हमने फर्स्ट क्लास लाइफ भी लेनी है, और फर्स्ट क्लास लाइफ का मतलब है कि अंदर से जो भी हमारा गंद पड़ा है ना, इसको हम साफ करना चाहते हैं। फिर हम क्या करते हैं, रोज किसी को अपना मेंटोर, काउंसलर और हायर पावर मानते हैं, तो उसके सामने जाके सब कुछ वेंटिलेट कर देते हैं विदाउट बीइंग फियरफुल कि वो आपके बारे में क्या सोचेगा, क्योंकि उसने काउंसलर है, अगर तो वो प्रोफेशनल है तो उसने आपके बारे में कोई राय नहीं बनानी, आपने बातें बतानी है, आपने बिल्कुल वॉमिट कर देना, सब कुछ कर देना है। इट इज नॉन ऑफ योर बिजनेस टू कीप ऑल दिस। लेकिन वो होते सबकॉन्शियस माइंड में है ना, बंदे को बड़ी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, लेकिन ब्लड प्रेशर, थायराइड, हाइपरटेंशन, ओबेसिटी, मतलब जो जो दुनिया जान की चीजें आती है, पर इंसान को ये नहीं पता चलता कि कहाँ से ये चीजें पड़ी हुई हैं। और क्या करते हैं कि हम उसी चीज को शॉर्टकट से निपटाना चाहते हैं। शॉर्टकट वो एक राइट तरीका है कि अपने ट्रॉमास को देखना, अपने लाइफ के रिलेशनशिप को देखना, सब चीजों को बिल्कुल ईमानदारी से देखना, ये एक राइट तरीका है। लेकिन अब जब शॉर्टकट यूज करते हैं ना, तो हमारा नुकसान और बढ़ता जाता है। उस टाइम के लिए तो वो कवर अप हो जाती है चीज, जैसे हम कहा किसी के चले गए, किसी बाबे के पास चले गए, गुरु के पास चले गए, उसको पास सरेंडर कर दिया। अब मैंने अपनी पावर, आज ही मैंने एक पेशेंट देखा, शी आस्क्ड मी कि मैं चाहती हूं कि ये जो पावर है ना, ये अभी किसी और के पास है, तो मैं इस रिलीजियस प्लेस पे जाना चाहती हूँ जहां पे वो मैं सारी की सारी पावर वो बाबा जी को देना चाहती हूँ। एम आई अलाउड टू गो? नो, आई शुड नॉट। मैं क्या, नहीं, our system is different. We empower you to take on your life. We don't take your power. But there are certain people who के पे आ जाओ बच्चे, यहाँ पे टच करो, पैरी हाथ लगाओ, मत्था टेको और आप सुरखरू। आप नहीं सुरखरू हुए, ये आपको एक भुलेखा पड़ गया, मतलब आप हिप्नोटाइज हो गए थोड़ी टाइम के लिए। तो आज ही मैंने वो पेशेंट देखा है, एंड शी इज सफरिंग फ्रॉम स्किज़ोफ्रेनिया एंड शी फील्स दैट हर पावर इज विद समवन। पहले एक इंसान है जिसने पावर रखी हुई है, मैं उससे लेके तो ये पावर मैं देना चाहती हूँ उस रिलीजियस गुरु को। तो मैंने उसको अभी, क्योंकि फर्स्ट मीटिंग में वो मेरी कन्विंस नहीं हो पा रही थी, तो मैंने अभी 4 दिन का टाइम मांगा और को थोड़ी सी मेडिसिन स्टार्ट की, क्योंकि 4 डेज के बाद शी विल बी मोर रिसेप्टिव टू लिसन टू मी। लेकिन ये देखी ना कि उसका मेरे पास ट्रस्ट है, तो मेरे से पूछने आई है कि मैं जाऊं कि ना जाऊं। ये एक बात है। अच्छा, इसकी आगे की एक स्टोरी है कि अगर हम इन इमोशंस को अंदर बिल्डअप करते रहते हैं, रखते हैं, जोड़ते हैं, मतलब अंदर, अपने अंदर इसको चलाते रहते हैं, तो ये क्या होता है कि इट कम्स इन द फॉर्म ऑफ ऑल बॉडी ऑर्गन्स। कभी ये सर्वाइकल में बैठ गई, कभी ये मोटियों के ऊपर बैठ गई, कभी बैक एक में बैठ गई, कभी पैल्पिटेशन में बैठ गई, कभी पैनिक अटैक्स में पड़ गई, कभी हार्ट में बैठ गई, कभी ब्लड प्रेशर में, कभी किसी में, कभी किसी में। तो उससे क्या होता, क्या है, व्हाट हैपेंस इज अल्टीमेटली वी सफर फ्रॉम लॉट्स ऑफ सोमैटिक डिसऑर्डर्स एंड हाइपोकॉन्ड्रियोसिस। हमें लगता है यहाँ पे कुछ फंस गया है, यहाँ पे कुछ हो गया है, सिर में कुछ हो रहा है, क्रिटिस फीलिंग आ रही है, ये क्या है, वहां पे वी आर गोइंग थ्रू हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ MRIs एंड टेस्ट एंड वी डोंट फाइंड एनीथिंग बिकॉज इट इज नथिंग टू बी फाउंड। लेकिन हमें यकीन नहीं होता कि इतना मुझको रियल फील हो रहा है, एंड आप कह रहे हैं कि कुछ नहीं है। हम नहीं ये कहते कि कुछ नहीं है, हम ये कहते हैं कि इट इज बिकॉज ऑफ देयर इज समथिंग अंडरलाइंग। कोई ना कोई चीज है जो आपकी एड्रेस नहीं हुई, जो आपने वेंटिलेट नहीं की, जिसको आपने रिस्पेक्ट नहीं दी, तो ये एनर्जी आपके ऑर्गन्स के थ्रू बाहर आ रही है। तो आई जनरली स्पीक कि जो जिस इमोशन को आप रिस्पेक्टफुली एड्रेस नहीं करेंगे, वो आपके ऑर्गन्स को क्राई रोएगी, आपके ऑर्गन्स रोएंगे। तो जब हमारे ऑर्गन्स रोते हैं तो हमें अपने इमोशंस से एस्केप मिल जाता है। बहुत से लोग अपने आप को सेल्फ हार्म करते हैं। तो सेल्फ हार्म क्यों करते हैं? क्योंकि सेल्फ हार्म करने से क्या होता है कि अपनी रियल इमोशन से उतनी देर के लिए आप ब्लड देखते हो, पेन देखते हो, तो आपको लगता है कि रिलीफ मिल गया, बट इट इज टेम्परेरी।
एक बार हील होता है थोड़ा सा तो फिर बंदा कर लेता है, फिर हील होता है फिर कर लेता है। ये क्या है? सुसाइड क्या है? सेल्फ हार्म क्या है? सेल्फ हार्म इज के मेरे को तरीका नहीं आया, आई कांट फेस दिस वर्ल्ड, इट इज टू टफ फॉर मी टू टेक ऑन द वर्ल्ड फॉर इज रियलिटीज, एंड जो सही काम है मैं वो नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मेरे पास करेज नहीं है, तो फिर मैं इजी वे आउट कर लेता हूँ कि खत्म नहीं कर। इजी वे आउट का एक मुझे यहाँ पर क्वेश्चन है। सपोज आपके साथ कुछ ऐसी मिस हैपनिंग हुई, आपके अंदर ट्रॉमा है, और उस ट्रॉमा को आप किसी को ना कहकर, कुछ ना कहकर, आप ज्यादा से ज्यादा काम करना शुरू कर देते हो और आप 18 आवर्स अपने को डुबो देते हो काम में उन चीजों को भुलाने के लिए। तो इसको क्या आप बोलेंगे, इससे क्या नुकसान हो सकता है या क्या, कैसे डिफाइन करेंगे आप? ये जो आप 18 आवर्स काम कर रहे हो ना, मतलब कोई भी जो कर रहा है एंड जिसके अंदर ट्रॉमा पड़ा है, जब भी आप काम से फ्री होंगे ये ट्रॉमा आपका फिर सरफेस पे आएगा। तो बंदा क्या करता है कि कुछ तो काम अपने शौक से करता है, 8 आवर्स वो अपने शौक से करता है, फिर वो डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज करता है। अब मैंने गाने सुनने हैं, अब मैंने मूवी देखनी है, अब मैंने खाने के लिए जाना है, अब मैंने अपनी फैमिली के साथ बैठना है। लेकिन द पर्सन हु इज वर्कोलिक और obsessed with work is because he doesn't want to remember that trauma. एंड उससे क्या, ये भी एक शॉर्टकट है ना, तो आपको एक अच्छी फीलिंग मिलती है, यार मैं एक अच्छा इंसान हूं क्योंकि मैं बड़े काम कर रहा हूं, लोगों के लिए इतने काम कर रहा हूं, तो मैं एक अच्छा इंसान हूं। पर अच्छा इंसान होने का मतलब ये नहीं है कि आपका ट्रॉमा सॉल्व हो गया। हम अपने आप को प्रूव करना चाहते हैं कि हम अच्छे इंसान हैं जस्ट बिकॉज इन आर इनसाइड वी आर फीलिंग समथिंग हॉलो, जहां में एम्प्टीनेस आ रही है, जहां में आ रहा है कि कोई चीज हमें प्रिक कर रही है। तो वो हम उस पेन को एड्रेस ना करते हुए हम किसी ना किसी चीज में फंसे रहते हैं। बहुत से लोग हेल्प करते रहते हैं, बहुत सी हेल्प करते हैं, बहुत से लोग ओवर रिस्पॉन्सिबिलिटीज ले लेते हैं, दुनिया जान की रिस्पॉन्सिबिलिटीज ले लेते हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने से क्या होता है कि बंदे को अपने आप को अच्छा महसूस होता है। तो अगर हमने रियल फीलिंग्स को नहीं एड्रेस किया, ट्रॉमास को नहीं एड्रेस किया, तो हम किसी ना किसी चीज़ से हमेशा से अपने आप को कवर अप करते रहेंगे और अंडर द कारपेट चीज़ों को रखते रहेंगे। तो उससे हम रियल लाइफ, अपनी लाइफ नहीं जी पाएंगे। हम किसी ना किसी चीज़ से हमेशा से हेल्प लेते रहेंगे। काम करना खराब चीज़ नहीं है, लेकिन काम ऑब्सेशन नहीं होना चाहिए। मतलब एक इंसान है वो पैशन के साथ काम करता है कि मैंने काम किया, उसके बाद मैं एंजॉय करूंगा, रिलैक्स करूंगा, उसके बाद मैंने और कोई काम करना, उसके बाद मैंने फिर ये काम, मैंने मतलब अपने अपनी रूटीन रखी हुई। लेकिन एक इंसान है वो काम को छोड़ ही नहीं पा रहा। हमारे जो एडिक्शन है ना, इसमें सबसे बड़ी पेन पता क्या है? द पेन ऑफ ऑब्सेशन। कि आपने पहले सोचा तो आपको अच्छा लगा, लेकिन एक टाइम पे ये जो अच्छा लगता था ये अब पेन में कन्वर्ट हो गया। आप इसको भूलना चाहते हो और कोई काम और करना चाहते हो, लेकिन आपको थॉट्स वही आई जा रहे हैं, फिर आप वही काम करते करते थक जाओगे। तो हमारे पेशेंट्स ड्रग्स करते 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 एक दिन थक जाते हैं। आपको नहीं लगता, आपको लगता है कि वो एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन हमारे पेशेंट थक जाते हैं एक काम को बार 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 करते करते। दुनिया में कोई ऐसा काम नहीं है जो आप बार बार करते जाओ आप थको ना। तो हमारे पेशेंट जो आते हैं वो थके टुटे, एंड द मेजर प्रॉब्लम इज देयर डिप्रेशन इज सो मच। वो अंदर से अपनी डिप्रेशन से फाइट कर रहे हैं, उनकी डिप्रेशन जा नहीं रही, तो वो आराम से बैठ नहीं पा रहे। अंदर से एक डिप्रेशन है, एक बेचैनी है, ये तंग कर रही है। तो आपने देखा ये सारी चीजें कैसे जुड़ी हुई हैं। और जब ये सेशन एक हद से बढ़ जाते हैं ना, तो ये साइकोटिक हो जाते हैं। तो अब देखें कि न्यूरोटिक और साइकोटिक में क्या फर्क है। न्यूरोटिक में होता है कि इंसान डिफिकल्टी महसूस करता है, उसको एप्रीहेंशन महसूस होती हैं, एंड ही कैनॉट टॉलरेट द अप्स एंड डाउनवर्ड। तो उसको एक बिलीफ आता है कि अगर ये दुनिया ठीक हो जाए ना, अगर ये आसपास ठीक हो जाए, अगर ये सफाई हो जाए, अगर ये चीजें ऑर्डर में हो जाए, अगर लोग मेरे हिसाब से चलने शुरू हो जाएं, तो मेरी एंजाइटी कम हो जाएगी। ये है न्यूरोटिसिज्म।
तो उसको हर चीज दुनिया में जरूरत से ज्यादा खराब लगती है, तो वो कभी ना कभी किसी ना किसी चीज को हमेशा से ठीक करता रहता है। ये है न्यूरोटिसिज्म। लेकिन एक टाइम आता है कि वो इंसान जो है उसका ब्रेन टूट जाता है मतलब फंक्शनली उसके दो ब्रेन बन जाते हैं, और वो इतना तंग आ जाता है दुनिया से, ही बिकम सो एंशियस दैट ही कट्स ऑफ फ्रॉम द रियलिटी, और वो अपने एक डिल्यूजन में जीना शुरू कर देता है, हेलुसिनेटरी वर्ल्ड में चले जाता है, और उसको एंजाइटी सारी खत्म हो जाती है, लेकिन ही इज टोटली कट ऑफ फ्रॉम द रियलिटी। ये है साइकोटिज्म। अब साइकोसिस में कोई बड़ी चीज नहीं है, वही केमिकल थे, लेकिन ये केमिकल्स अब इतने बढ़ गए कि एक ब्रेन का पार्ट दूसरे ब्रेन से कम्युनिकेट ही नहीं कर रहा। हर ब्रेन का पार्ट अपना अपना काम कर रहा है। 5 जगह से डोपामिन पैदा हो रही है और 5 के सिम्टम्स आ रहे हैं। कहीं से डिल्यूजन आ रहे हैं, कहीं हेलुसिनेशंस आ रहे हैं, कहीं से उसने मतलब ये सारे के सारे अब रियलिटी से कम हो गए। उसको अपनी कंफ्यूजन होगी, यार ये ठीक है कि ये ठीक है, रियलिटी ये है कि ये है। मतलब एक मैं बुक पढ़ रहा था, तो वो लेडी शी वाज गोइंग थ्रू दिस प्रोग्राम प्रोसेस एंड शी सेड के when I look at the butterfly, I feel I'm the butterfly, or it is a butterfly which has me. So she is confused about it, कि she's a butterfly living in this role, or she is living this role and in butterfly. अब ये मेरे को बताएं क्या है ये साइकोटिक है। अब इस बंदे को आप करा दें मेडिटेशन, आप इस बंदे को आप स्पिरिचुअलिज्म में, तो वो आ गई डीपर्सनलाइजेशन, डी रियलाइजेशन। उसको ये नहीं पता कि मैं रियल हूं कि झूठा हूं। अच्छा, ये मैं ड्रीम में हूं कि रियलिटी में हूं, उसको तो ये नहीं पता चल रहा। हाँ, उसको एंजाइटी खत्म हो गई, लेकिन उसको ये नहीं पता कि ये रियल रियलिटी है कि ये ड्रीम है, कि ये मैं सोया था, ये ड्रीम है कि ये सच में हुआ है, कि ड्रीम तो नहीं रियल हो रहा, कि रियल ड्रीम है। मतलब ही इज सो मच कंफ्यूज्ड अबाउट इट। तो ये है, मतलब मैंने आपको ब्रीफली और पॉइंट वाइज बताया साइंटिफिकली। इसमें सारे वाइटल्स हैं, वही जो मैंने आपको बताए हैं। केमिकल्स काम कर रहे हैं, केमिकल्स ऊंचे नीचे होते हैं, हम केमिकल्स को ट्रीट कर रहे हैं, हमारी ड्रग स्पेसिफिक हैं कि इस केमिकल के लिए कौन सी ड्रग है, डोपामिन के लिए कौन सी ड्रग है, अगर डोपामिन यहाँ पे है तो कौन सी ड्रग है, अगर डोपामिन दूसरे पार्ट में है तो वहाँ पे कौन सी ड्रग है, अगर हमने सेरोटोनिन को टैकल करना है तो क्या करना है, एंडोर्फिन को करना है तो क्या करना है, सब चीजें आपस में रिलेटेड है। अब आपका कोई क्वेश्चन? बहुत अच्छे से बताया आपने, और हम लोगों को लगा कि मतलब इतने सालों से जो बाहर दौड़ हैदर बेटे, रहे थे, सर प्लीज। प्लीज आप पूछें प्लीज, बिकॉज इट इज नॉट समथिंग के हमें नहीं पता होता सोसाइटी में कि ये क्या चीजें हैं। हाँ जी सर, इतने सालों से दौड़ रहे थे जैसे बेटी को लेकर ही, लेकिन बहुत कंफ्यूजन था। कभी किसी ने इतनी क्लैरिटी के साथ बताया नहीं कि मतलब जैसे आपने ये सेशन लिया, इतना खूबसूरत सेशन लगा मुझे, और मैम से भी बात करके बहुत अच्छा लगा कि बहुत सी जद्दोजहद और क्वेश्चन जो मन में इतने सालों से 30 सालों से दबे हुए थे, उनका मुझे बहुत सालों तक जवाब मिला। और जो हमने अभी क्वेश्चन पूछा वो स्पिरिचुअलिटी और साइंस के बीच में झूल रहे थे, पर वो किसी ने कभी क्लियर नहीं किया कि नहीं वाकई क्या है। पर यहाँ पर आकर मुझे ये बहुत अच्छा लगा कि आप इस तरीके से जो लोगों को ब्रीफ करते हैं, तो आधा तो टेंशन वैसे भी खत्म हो जाता है, क्योंकि हमें लगता है नहीं हमें पेशेंट के साथ रहना है तो हमें खुद को ठीक करना बहुत जरूरी है। Yes. और जो आप बार बार बोलते हैं ना टूटे हुए, इस टूटे हुए शब्द में मतलब वो जो पेन है, सारा कितना पेन है वो उस टूटे को पता है, और आप इसको महसूस कर रहे हैं, और आप जो यहाँ पर बता रहे हैं महसूस कर रहे हैं। ये हमने अभी तक फिलहाल, मुझे नहीं, बहुत इम्हान्स भी गए, बड़ी बड़ी जगहों पे गए, मुझे ये इन्वॉल्वमेंट और ये टूटा हुआ जो दर्द होता है ना, ये कहीं भी महसूस नहीं हुआ सर। तो रियली थैंक यू। थैंक यू फॉर अप्रिशिएटिंग। मतलब ब्रेन हैज ए इनविजिबल पेन ना, ये पेन बहुत ग्रेव है। एंड सबसे ज्यादा पता क्या होता है, मैं आपने आपको जहाँ से शुरू किया था कि इंसान की नीयत अच्छी होती है, लेकिन वो उसके बीच, दोनों के बीच डिस्क्रिपेंसी होती है।
नीयत उसकी कुछ और होती है, कर वो कुछ और रहा होता है। दैट इज अ वेरी पेनफुल थिंग। आपकी नीयत, लोग सोचते हैं इनकी नीयत नहीं है, अच्छा ये बंदा ही नहीं ठीक, ये बंदा ही खराब है, ये बंदा ਵਿਗੜਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਖੁਆਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ कर रहा है। रियलिटी इज नॉट दैट। रियलिटी इज कि वो इंसान जो है ना, वो अपने आप में उसकी नीयत बहुत अच्छी है, वो जिस इंसान को प्यार करना चाहता है उसको प्यार कर नहीं पा रहा, जिसको वो प्यार अपना बनाना चाहता है उसके साथ उसकी नफरत डेवलप हो जाती है। ये आप देखें जो डिस्क्रिपेंसी है ना, ये बहुत पेनफुल है, एंड दैट क्रिएट्स ए स्टेट ऑफ होपलेसनेस, हेल्पलेसनेस। अब लगता है ये अब तो कोई जगह ही नहीं बनी बची, कौन मेरी हेल्प करेगा, किसी ने नहीं हेल्प करनी, बस खत्म। इस वजह से बंदा मतलब इवन इफ ही वांट्स टू गेट बेटर, कुछ ठीक नहीं होता। दूसरी चीज है उसके अंदर वो शौक नहीं पैदा होता, उसको उसका ना ये शौक होता है ना जो बढ़िया जिंदगी जीने का, वो मर जाता है आहिस्ता आहिस्ता। वो कहता है यार यही है लाइफ, इस तरह दी हुंदी है। फिर लोग भी कहते दुनिया दुखों का घर है, हर कोई दुखी है, तुसी भी दुखी हो, मैं भी दुखी हाँ, ठीक है, हम सबको गम ने मारा। मतलब हमने फिर एक्सेप्ट कर लिया कि यार लाइफ जी है ना गमां वाली है, फिर ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਲਾਈਫ एक्सेप्ट कर लेने। देयर इज नो नीड टू आस्क फॉर हेल्प, नोबडी वांट्स टू रियली हेल्प मी, किसको क्या जरूरत पड़ी है, तो हम फिर हेल्प ही नहीं मांगते। तो फिर हमें क्या होता है, हम दोगलेपन में रहते हैं। 1 घंटे के लिए हम ऑप्टिमिस्टिक हो जाते हैं, 2 घंटे के लिए हम पैसिमिस्टिक हो जाते हैं। एक स्टेप हम आगे करते हैं, 2 स्टेप हम पीछे चलते हैं, फिर 1 स्टेप आगे चलते हैं, 2 स्टेप पीछे चलते हैं, और सारी उम्र इसी में निकल जाती है। हमारा माइंड ही नहीं बनता कि एक स्टेप में एक डायरेक्शन में चलना शुरू कर दें, मे बी स्लो ही चलें। मैं नहीं ये कहता कि ये सब चीज़ें बहुत फास्ट होने वाली हैं, इसके लिए बहुत स्लो पेस है, क्योंकि इसको ख़राब होते होते भी 10-15 साल लग गए, तो इसको ठीक होते भी 1 साल तो लगेगा ही। ब्रेन डैमेज ठीक होने में जो न्यूरोप्लास्टिसिटी की बेस्ट रिसर्च है ना हार्वर्ड की, वो कहती है कि 2 ईयर्स लगते हैं ब्रेन डैमेज को ठीक होने के लिए। अच्छा, तो अगर हम देखें कि हम डायरेक्शन ठीक है, हम आगे पीछे ना जाएं, अपने आप को ट्रस्ट रखें कि हमने चलो बैठे हैं ना, तो अब गॉड ने हमारे लिए कुछ ना कुछ बेटर कर ही देना। तो आपकी जो है ना ड्यूअलिटी, जो आपकी डाइकोटमी है, जो आपकी दुविधा है, वो खत्म हो जाएगी। चाहे अभी रिजल्ट नहीं आए, चाहे अभी रिजल्ट नहीं आए, लेकिन आपको एक चीज पता चल गई कि अच्छा चलो दैट इज द वे आउट, के भी एक जगह पे बैठी यहाँ पे हो ही जाना। जिस स्टार्टिंग पॉइंट है ना उत्थे वीक एक्शन नहीं है, एक पॉइंट आएगा ਜਦੋਂ इट विल बिकम ए वीक एक्शन। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਵਾਂਗੇ ਇਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਰੈਡ ਗ੍ਰੀਨ ਐਂਡ ਯੈਲੋ ਸਟੈਂਡ। ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਰੈਡ मतलब ਯੈਲੋ ਸਟੈਂਡ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰੈਡ ਸਟੈਂਡ ਥੋੜੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਵੀ ਜੰਪ ਔਨ ਟੂ ਦਾ ਰੈਡ ਸਟੈਂਡ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਉੱਠਣਾ ਨਹੀਂ, ਬੈਠਣਾ ਨਹੀਂ, ਸਵੇਰੇ 5 ਵਜੇ ਉੱਠਣਾ, ਇਹ ਰੈਡ ਸਟੈਂਡਸ ਹੈ। ਯੈਲੋ ਸਟੈਂਡ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਗਲਾਸ ਪਾਣੀ ਫੜਾਈ ਬਟੇ, ਇਹ ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੀਏ, ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇੱਥੇ ਰੋਟੀ, ਚਲੋ ਇੱਕ ਮੈਚ ਦੇਖੀਏ। ਮਤਲਬ ਯੈਲੋ ਸਟੈਂਡ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਮੰਨੇ ਜਾਣ ਦੇ ਚਾਂਸਸ ਮੋਰ ਦੈਨ 90% ਹੋਣ, ਠੀਕ ਹੈ। ਰੈਡ ਸਟੈਂਡ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਆਲਵੇਜ਼ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਰੈਡ ਸਟੈਂਡ ਲਾ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਜੱਟ ਹੀ ਲਿਆ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਰਨਾ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਰਿਟ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਡਿਸਹਾਰਟਨ ਹੋ ਕੇ ਅਸੀਂ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਐਟ ਯੋਰ ਪੁਆਇੰਟ ਵੈਨ the stages are very very initial, it's okay to go through certain things even if we know we are doing weak action। हम भी तो करते हैं। मतलब इन आर ट्रीटमेंट मैं वो बच्ची ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬੱਚੇ 4 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਤੈਨੂੰ ਡੇਰੇ ਤੇ ਭੇਜ ਦਿਆਂਗੇ, 4 ਦਿਨ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਇਹ ਮੈਡੀਸਿਨ ਖਾ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਨਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕਿ 4 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਐਟ ਟਾਈਮਸ ਨਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਕਹਿੰਦੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਕਮਿਟ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਕਰਦੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਪਏ ਹੋ। ਸੋ ਇਟ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਡਿਫਿਕਲਟ ਟੂ ਟੈਲ them ਕਿ ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਥੈਰਾਪਿਊਟਿਕ ਲਾਈ। ਥੈਰਾਪਿਊਟਿਕ ਲਾਈ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਬਟ ਉਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੀ ਕਪੈਸਿਟੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸੁਣਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਸੇਮ। ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਐਜ਼ ਅ ਫੈਮਿਲੀ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਇਟ ਇਜ਼ ਓਨਲੀ 10% ਟਰੁੱਥ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਇਸ ਵੇਲੇ 10% ਤੋਂ ਸੁਣਨਾ ਬਾਤ ਪੋਸੀਬਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਵੀ ਟੁੱਟ ਜਾਓਗੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਚੈਨੀ ਵੱਧ ਜਾਏਗੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਸਿਰਫ 10% ਟਰੁੱਥ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਇਨ ਐਂਟੀਸਪੇਸ਼ਨ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਰਹੋਗੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਮੈਂ 15% ਦੱਸੂਗਾ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਏਗਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 20% ਦੱਸੂਗਾ। ਸੋ ਸੇਮ ਚੀਜ਼ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਥੈਰਾਪਿਊਟਿਕ ਲਾਈਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਥੈਰਾਪਿਊਟਿਕ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਕੁਝ ਕਮਿਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕੱਲ ਨੂੰ ਹੋਏ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਚੈਨੀ ਖੈਨੀ ਅਲਾਉ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਸਿਗਰਟ ਅਲਾਉ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। It is our therapeutic lie at this point of time to ignore something which we feel कि as ਵੇਲੇ patient ਦੀ life dangerous है and we can allow therapeutically कुछ चीज़ां till the time the patient becomes strong, the family becomes strong and then we but ਕਈ families ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹ ਅੜ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਰਿਲੀਜਨ ਦਾ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਰਿਲੀਜਨ ਹੈ ਨਾ ਕੁਛ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਸਿਰਫ ਤੇ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਐਂਡ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਹੈ। ਜਾਨ ਬਚਾਣੀ ਹੈ ਨਾ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ। ਅਨਮੋਲ ਮਦਰ ਦਾ ਕੀ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਅਨਮੋਲ ਮਦਰਸ ਬੈਠੀਆਂ, ਸੋ ਆਈ ਵੁੱਡ ਲਾਈਕ ਟੂ ਲਿਸਨ ਟੂ। ਸਰ ਅਨਮੋਲ ਮਦਰ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਵੈਸੇ ਅਨੂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ ਇਨ ਅ ਵੈਰੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਵੇ, ਟੈਲਿੰਗ ਨੋ ਫॉर ਸਰਟਨ ਥਿੰਗਸ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਪਾਉਂਦੀ ਸੀ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿ ਟੇਕਿੰਗ ਅ ਸਟੈਂਡ ਐਜ਼ ਅ ਮਦਰ, ਲਾਈਕ ਟੇਕਿੰਗ ਦ ਸਟੇਟਸ ਆਫ ਅ ਮਦਰ, ਉਹ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲੀ ਸਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ with time there was a like we lost that, I lost that status as a mother, ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਰਿਗੇਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਾਫੀ ਐਫਰਟ ਲਗਾਉਣਾ ਪਿਆ। ਔਰ I was surprised ਕਿ I was always the kind of a person who was very particular about this ਕਿ it has to be maintained in a family, ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਨੇ ਮੇਰੇ ਘੁਟਨੇ ਟਿਕਵਾਤੇ। ਤੋ ਉਹਨੂੰ ਰਿਗੇਨ ਕਰਨਾ ਔਰ ਸਾਹਮਣੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਟਾਈਮ ਸਰ ਜਿਹੜਾ ਨੋ ਬੋਲਣ ਦਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਸਟੇ, that is something which I found is initially is very difficult, very difficult, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਪੁਆਇੰਟ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਇੱਕ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ what you call it, ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਵਾਇਲੈਂਟ ਰੂਪ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਇੱਕ ਕ੍ਰੇਜ਼ੀ ਰੂਪ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਦੇ 'ਚੋਂ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਰਿਐਕਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਮੈਂ ਨੋ ਬੋਲਿਆ ਤੇ ਇਮੀਡੀਏਟ ਨੈਕਸਟ ਇਹ ਆਏਗਾ। ਉਹਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਮੈਡਮ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਹੋ ਕੇ, ਫੀਅਰ ਹੋ ਕੇ, ਆਈ ਕੈਨ ਵੈਰੀ ਮਚ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਵੀ ਰਿਹਾ ਉੱਥੇ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਆਈ ਰਿਮੈਂਬਰ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕੁਝ ਹੈਲਥ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਆਏ ਸੀ ਤੇ ਘਰ ਉਹਨੂੰ ਭੇਜਣਾ ਪਿਆ। ਆਈ ਕੈਨ ਸਟਿਲ ਰਿਮੈਂਬਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਘਰ ਭੇਜਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਾਲੇ ਤੇ ਇਹਨੇ ਹਰਮਿਟੇਜ ਰਿਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਇੰਨੀ ਜਲਦੀ ਘਰ ਕਿਉਂ ਭੇਜਦੇ ਪਏ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਹੈਂਡਲ ਕਰਨਾ ਹੀ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਲਾਈਕ ਆਈ ਵਾਜ਼ ਵੈਰੀ ਫੀਅਰਫੁਲ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਾਲੇ ਤੇ ਹੀ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਇਨ ਦੈਟ ਸਟੇਜ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕੁਝ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਪਾਈਏ। ਔਰ ਸਰ ਮੈਂ ਫਰੈਂਕਲੀ ਦੱਸਾਂ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਨੂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਮੀਨਾਕਸ਼ੀ ਨੇ, ਕਿ ਟੂ ਬਿਲਡ ਦੈਟ ਅਪ ਇਟ ਟੇਕਸ ਟਾਈਮ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਮੀਟਿੰਗ ਸੁਣ ਕੇ ਰੈਗੂਲਰਲੀ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਵਿਦ ਕਾਉਂਸਲਰਸ, ਵਿਦ ਡਾਕਟਰਸ, ਐਂਡ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਇਸ਼ੂ ਆਏ handling those issues, and as you said sir, ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹ ਰੈਡ ਸਟੈਂਡਸ ਵਿੱਚ ਗਈ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੜੀ ਹਾਈਪਰਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਵੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਬਿਕੋਜ਼ ਅਗੇਨ ਸੇਮ, ਬਿਕੋਜ਼ ਸਟਿਲ ਉਹ ਵਾਲਾ ਸਟੇਟਸ ਹਲੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਅਚੀਵ ਕਰਦੇ। ਬਟ ਦੈਨ ਨਾਓ ਆਈ ਕੈਨ ਸੇ ਲਿਟਲ ਬਿਟ ਇਨ ਦੈਟ ਸੈਂਸ ਕਿ ਆਈ ਐਮ ਕੰਫਰਟੇਬਲ ਟਾਕਿੰਗ ਟੂ ਮਾਈ ਪੇਸ਼ੈਂਟ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਬਿਊਟੀਫੁਲੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕੀਤਾ। ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਾਸ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਰੂਟ ਇਹਦਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਬੀ ਵੈਰੀ ਟਰੂਥਫੁਲ, ਓਨੈਸਟ ਐਂਡ ਸਟ੍ਰੇਟ ਫਾਰਵਰਡ, ਬਟ ਟੂ ਸਟਾਰਟ ਦ ਕਨਵਰਸੇਸ਼ਨ ਵਿਦ ਗੁੱਡ ਫੀਲਿੰਗਸ ਐਂਡ ਐਂਡ ਦ ਕਨਵਰਸੇਸ਼ਨ ਅਗੇਨ ਵਿਦ ਗੁੱਡ ਫੀਲਿੰਗਸ, ਐਂਡ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਲੈਸ ਦੈਨ 1 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਦੇਣਾ। ਮਤਲਬ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਆਰਟ। ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਕੋ ਡਰ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਤੂੰ ਕਹਿਣਾ ਉਹ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕਰਨਾ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰ ਜੇ ਨਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਗਿਵ ਗੁੱਡ ਫੀਲਿੰਗਸ, ਐਂਡ ਗੁੱਡ ਫੀਲਿੰਗਸ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ, ਐਂਡ ਐਂਡ ਆਫ ਦ ਕਨਵਰਸੇਸ਼ਨ even if you say no,
you need to give good feelings afterwards and then continue with the normal course of time. That is being Anmol. That is being Anmol. ਅਸੀਂ as ਕਿਸੇ a ਵੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੇਣਾ, ਇਹ ਫੀਲਿੰਗ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਕਿ I don't love you. You need to say कि you are the most important person in my life. तेरे तो बिना मेरी लाइफ कुछ नहीं है. But I'm so helpless. I won't be able to help you in this without asking the doctor or the counselor. Then we will take a decision. And I hope you don't mind it because it is, I'm also going through certain, when I am telling you no, ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਕ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਟਰਮਾਈਲ 'ਚੋਂ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਗੁੱਡ ਫੀਲਿੰਗ ਦੇਣੀ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਹੱਗ ਕਰਨਾ ਐਂਡ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਯੂ ਆਰ ਦਾ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪਰਸਨ ਇਨ ਮਾਈ ਲਾਈਫ. ਦੈਟ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ. ਜੋ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਬੀਇੰਗ ਏ ਮਦਰ, ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਹੈ ਕੌਣ ਹੈ? You are the most important person. Naturally, our patient is the most important person. That's why we are sitting here. But ਇਹ ਚੀਜ਼ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਕਹਿਣੀ ਤੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਾਣੀ ਐਂਡ ਤੁਹਾਡੀ ਉਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰਨਾ, ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਕਰਨਾ ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ. ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ, ਕਹਿਣਾ ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ. ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਹਿਣਾ ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੱਕ ਇਹ ਗੱਲ ਬੈਠ ਨਾ ਜਾਏ ਕਿ they love me a lot. ਹਾਂਜੀ, ਕੌਣ ਸੀਗਾ? ਹਾਂਜੀ. sir, I've been myself an addict, and you know, I mean, my son has seen मतलब बहुत माड़ी चीज़ां मेरियां देखी हैं. So sense of respect is something, you know, I mean, which was missing काफ़ी टाइम वास्ते. And in kind of the actions कई ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸੀਗੇ aggressive and all, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕਾਫੀ I was fearful because I was also not very clear about my, after getting into this program and after some time, sir, now you know I have realized ਕਿ ਜਿਹੜੀ main ਚੀਜ਼ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ fear ਦੇ ਉੱਤੇ work ਕੀਤਾ. all these things which ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਕਹਿਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਲਵਰ ਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਫੀਅਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ. So I had to come over that. I got over it, and now my relationship ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ with my son has reached that stage. I think like that. ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਗੱਲ ਹੈ. It needs some practice. It needs a proactive approach. You need to be prepared that your patient can say something which you have to deny at particular time for the safety of the patient. But that proactive approach is very, very important. The second thing what you have to see is the patient who is arrogant and saying something negative to you, is insulting you, is not your daughter or your son. That's a patient behind that. That's his brain. Not he doesn't want to. ਉਹਦੀ ਇੰਟੈਂਸ਼ਨ ਠੀਕ ਹੈ, he wants to love you, but ਉਹਦੇ ਵਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਕਰ ਸਕੇ. ਉਹਦਾ ਇਨਐਪਰੋਪ੍ਰੀਏਟ ਹੋਏਗਾ, ਡਿਟੈਚਡ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਦਾ ਪਾਰਟ ਹੈ. ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚੋਗੇ ਇਹਨੇ ਮੇਰੀ ਇਨਸਲਟ ਕੀਤੀ, ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕੀਤਾ, ਇਹਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਬਲੇਮ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਬਲੇਮ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਬਲੇਮ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਬੇਚੈਨੀ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ. ਜੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਰੋਗੈਂਸ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨੈਗੇਟਿਵ ਵਰਡ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਟੁੱਟਦਾ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਵਰਡਸ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆ ਰਹੇ ਹੈ ਨਾ ਕਮੈਂਟਸ, ਇਹ ਨਾਟ ਏ ਡਾਟਰ. your daughter loves you a lot, but the patient in your daughter is the one who is saying these words. ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਡਿਟੈਚ ਕਰੋ. ਡਾਟਰ ਪੇਸ਼ੈਂਟ, ਸਨ ਪੇਸ਼ੈਂਟ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ. ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋਗੇ ਨਾ, ਫਿਰ you will regain regard and you will feel ਕਿ he is equal to me. ਮੈਂ ਨਾ ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਨਾ ਇਸ ਤੋਂ ਨੀਚਾ. ਅਨਮੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ. ਕੀਪਿੰਗ ਦਾ ਸਟੇਟਸ ਆਫ ਦਾ ਪੇਰੈਂਟ, ਕੀਪਿੰਗ ਦਾ ਸਟੇਟਸ ਆਫ ਦਾ ਵਾਈਫ, ਰਾਈਟ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਨਾਰਮਲ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਕੇ, ਬਟ ਇਹ ਫੀਲਿੰਗ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦੇਣੀ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਸਿਆਣਾ,
ਜਾਂ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀਗਾ, ਦੇਖ ਮੈਂ ਕਿੰਨਾ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਤੇ ਦੇਖ ਤੂੰ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਐਨਕਰੇਜ ਕਰਨਾ, ਟੂ ਇੰਪਾਵਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸੋ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹਰਟ ਹੋਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ, ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹਰਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੀ ਬੀਇੰਗ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਵੀ ਹੈਵ ਸੀਨ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਅਬਿਊਜ਼ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਹਿੱਟ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਉਹ 'ਚ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਹੈ ਨਾ, ਇਜ਼ ਅ ਪੇਸ਼ੈਂਟ। ਸੋ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਕਹੋਗੇ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਮੇਰੇ ਬੇਟਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਮੇਰਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟ। ਦੈਟਸ ਅ ਲਰਨਿੰਗ। ਹਰ ਵੇਲੇ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਕਹੋਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਬ੍ਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਇਹ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਹੈ ਯਾਰ, ਇਜ਼ ਅ ਪੇਸ਼ੈਂਟ। ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਟੇਕ ਟਾਈਮ, ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਡੂ ਲਾਈਕ ਦਿਸ, ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਕੈਨ ਡੂ ਲਾਈਕ ਦਿਸ, ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਵੁੱਡ ਇੰਪਰੂਵ। ਦ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਨੀਡ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ। ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਨੂੰ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਚਾਹੀਦਾ। ਐਂਡ ਯੂ ਆਰ ਦ ਵਨ ਹੂ ਆਰ ਦ ਕੇਅਰ ਗਿਵਰਸ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਇੰਸ਼ੋਰ ਕਰਨਾ। ਹਾਂਜੀ। You would like to say something? Hmm. सबसे आगे Dr. Amdev. If a person doesn't want to get treated, then what to do? Like, how can the family members force him? that's a $1 million question for everyone here. I will say one thing. The patient would not have the brain to be treated by himself or herself. If you are saying patient, then you expect that he will not come for treatment and he would never be agreeing for his treatment. ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਪੂਅਰ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਦੀ ਇੱਕ ਹੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ, ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਸਿਆਣਾ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। But how to take him out of that? Yes, that is the point. There are intervention, crisis intervention है, process intervention है, family intervention है. There are so many intervention. These are scientific things where we can slowly, gradually. ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਫੀ ਕੁਛ ਹੈ, data intervention ਹੋਏਗੀ. There will be lot of guidance. ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਤੇ ਪ੍ਰਪੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਸਾਡਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੁਰ ਕੇ ਆ ਗਿਆ ਨਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨਹੀਂ, ਸ਼ਾਇਦ ਗਲਤੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ। ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਏਗਾ? ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ। ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲਿਆਉਣਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕਰਾਉਣਾ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸਾਡੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਹੈ। ਐਂਡ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸੈਬੋਟਾਜ ਕਰਕੇ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੇਗਾ, ਫਿਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਕੀ ਰੋਲ ਹੋਏਗਾ। ਪਰ ਹਰ ਸਟੇਜ ਤੇ ਇੱਕ ਰੋਲ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਯੂ ਆਰ ਐਬਸੋਲੂਟਲੀ ਰਾਈਟ। ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਗਰੀ ਕਰੇਗਾ? ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਕੈਲਕਟਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, you have brought it, you have made it possible. ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਐਫਰਟ ਕੀਤਾ ਤੇ things will go, but keep yourself calm and comfortable. ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ calm ਤੇ comfortable. I know you are going through lot of worries, you are yourself going through lots of things, but it is science. We doctors know that it is a science. ਹਰ ਸਾਇੰਸ ਦਾ, ਹਰ ਸਪੈਸ਼ਲਿਟੀ ਦੀ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਸਪੈਸ਼ਲਿਟੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸਪੈਸ਼ਲਿਟੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਬੜੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਸੋ ਐਟਲੀਸਟ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚੋ ਕਿ ਜੇ ਬੰਦਾ ਇਹ ਕਹੇ ਕਿ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਸੋਚੇ ਕਿ ਯਾਰ ਮੇਰੀ ਵੀ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਦੀ ਕਿਤੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਆਈ ਸ਼ੁੱਡ ਆਲਸੋ ਗੈਟ ਇਟ ਚੈੱਕ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਠੀਕ ਕਰਾਂ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਤੇ ਜਾਵਾਂ। ਮਤਲਬ ਇਟ ਹੈਜ਼ ਟੂ ਬੀ ਡਨ। ਐਵਰੀ ਡੇ ਇੰਟਰੋਸਪੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਮੇਰੀ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਨਾ ਠੀਕ ਰਹੀ, ਮੇਰੇ ਸਟਾਫ ਦੀ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਨਾ ਠੀਕ ਰਹੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਠੀਕ ਕਿਸੇ ਦੀ ਹੈਲਪ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਾਂਗੇ। Yeah, that's what goes on. So I know, matlab, but I'm sure you will get a lot of support over here, and it is not sympathetic approach. It is empathetic, and it will be very practical support, very calculated, research based therapeutic support you will get here. सर एक मुझे क्वेश्चन पूछना था हाँ जी बेटे। कि सर मेरी ना मेन कैरेक्टर डिफेक्ट या फिर
बिकॉज एडिक्शन सिर्फ सब्सटेंस की नहीं होती है, बट इवन रूमिनेशन इज पार्ट ऑफ दैट. तो मेरा मेन कैरेक्टर डिफेक्ट इज ऑलवेज बिन कि मैं हमेशा किसी भी चीज़ के बारे में, फ्यूचर के बारे में सोच, अगर इफ़ आई थिंक अबाउट इट, तो उस सोच में आई गेट थोड़ा सा कि कैसे होगा, क्या होगा, और इस ओवर थिंकिंग के कारण देन आई एंड अप नॉट डूइंग वो वाला थोड़ा सा द वर्क, द टास्क एट हैंड. तो आई मीन ओवर टाइम ऑब्वियसली कि प्रोग्राम में आके डिफरेंट स्किल्स सीखे हैं, एंड द इम्पोर्टेंस ऑफ एक्शन, कि नॉट थिंकिंग अबाउट दैट एंड जस्ट डूइंग द नेक्स्ट बेस्ट थिंग, उसका तो आई हैव लर्नड एंड आई हैव ऑल्सो सीन पॉजिटिव चेंजेस उसके लिए. बट देन देर इज दिस प्रॉब्लम दैट स्टिल अराइजेस बीच बीच में, विच इज अ फ्रेज यू यूज्ड अभी, कि वी टेक वन स्टेप फॉरवर्ड इन द टू स्टेप्स बैक. कि even though I may be practicing the right skills and all of that, there's still some times where those wrong habits again come. And वो theory तो भी mentally पता है कि it's a one day program and so you cannot afford to be lax. But then वो laxness आ जाती है, and then it's like it becomes a cycle, and then over time वो थोड़ी सी helplessness की तरफ कर देता है कि till how long will I still keep on going back to that, कि I mean वही कि पता है कि it will take a long time and it's a wrong habit जो बहुत देर से दिमाग ने सीखी है, but still वो फिर से जब वो ओवर थिंकिंग में जाता है तो फिर it's, and then वो वही, and over time it's also कि since I'm growing also, तो the consequences or the stakes of those negative actions that are also increasing. तो उसके कारण वही एक हेल्पलेसनेस ही आ जाती है. एंड रेमेडी तो थोड़ी सी पता है खुद में कि वही है कि स्टिल टू कीप ऑन प्रैक्टिसिंग वो 4 पॉइंट फॉर्मूला का एंड बाकी सारे वन डे प्रोग्राम का, और यू सेड कि इवन 1 आवर पे फोकस करने का, बट स्टिल वो हेल्पलेसनेस थोड़ी सी आ रही है आजकल. बच्चे मैं तो आपको यही कहूँगा कि लाइफ में ना आप इसको लड़ाई भी बना सकते हो, इसको खेल भी बना सकते हो. यू सी फुटबॉल के मैचेस होते हैं, कितने लोग लगे होते हैं, एक फुटबॉल होता है बेचारा, 2 गोल्स होते हैं, ठीक है, और एक पूरे फुल टाइम में 1.5-2 घंटे के बाद रिजल्ट होता है 1-1 या 0-0. फिर उसके बाद 15 मिनट और एक्स्ट्रा मिलते हैं, फिर 0-0, फिर एक 15 मिनट मिलते हैं, फिर भी नहीं होती, फिर पेनल्टी स्ट्रोक पे जाते हैं. तो आपको क्या लगता है कि 1 मिनट में तो 1 लाख गोल किया जा सकता है, लेकिन वो इधर जाता है, फिर इधर जाता है, इधर जाता है, यही तो खेल है. तो आप इसको एंजॉय करें, एटलीस्ट यू आर अहेड देन वे यू आर. एंड जो होपलेसनेस आती है, दैट इज आल्सो ए नॉर्मल स्टेट ऑफ माइंड कि आपके से कोई काम नहीं होता तो आप फिर चाहते हो, लेकिन उसको एंजॉय करें और फिर थोड़ा सा फिर आगे चल पड़े. लेकिन हम पहले तो हम 4 स्टेप पीछे ही चलते थे, तो अब तो हम 1 स्टेप आगे जाते हैं, 1 स्टेप पीछे आते हैं, 1 स्टेप आगे जाते हैं, 1 स्टेप, तो एक टाइम आ जाएगा न्यूरो पाथवेज लिंक तो बनी बनी रहे, जैसे मैम चलता रहेगा तो ये न्यूरोप्लास्टिसिटी का साइन है, तो आप रास्ते निकलते आएंगे. हो सकता है आप इससे आगे भी कई आपको मतलब चीज़ें आए, लेकिन ये चीज़ें आपको प्रिपेयर करेंगी उन सिचुएशन को फेस करने में जहाँ पे कोई और चीज़ें भी हो सकती हैं लाइफ में. ये लाइफ में यहाँ ही थोड़ी ख़त्म हो जाना है, इसमें पहले कई कुछ आना है और ज़िंदगी में रिलेशनशिप आने हैं, कई आने हैं, आपने मेंटेन करना है, एडजस्ट करना है, कई चीज़ें मिलनी है, तो आप सबके लिए प्रिपेयर हो रहे हैं. हाँ जी. सर पहले तो मैं उनको बोलना चाहूँगी जो जिन्होंने क्वेश्चन किया था, वो मैं भी उसी चेयर पे बैठ के वो सेम क्वेश्चन किया था. एंड आई थिंक ये सबसे आपके बड़ा आंसर ये है कि सिट ऑन दीज चेयर्स, अटेंड द मीटिंग्स, वो अपने आप आएंगे. द पेशेंट विल कम इटसेल्फ. मेरा एक्सपीरियंस ये बोलता है. ऑल्सो सर आई डोंट नो अबाउट डाटा इंटरवेंशन, व्हाट इज दैट? ये डाटा है और ये करेंगे इंटरवेंशन. ये इसके लिए ना 2 घंटे की और चाहिए. ओके. डाटा इंटरवेंशन बेटे, इसमें ना साइंटिफिक साइंस ये है कि अगर आपको जिंदगी में प्लेयरेबल मोमेंट्स याद है ना, तो फिर आप जो जिस मोमेंट को याद करके आपको तकलीफ आती है ना, आप उनको नीचे कर देते हो सबकॉन्शियस माइंड.
तो आप डाटा इंटरवेंशन याद कर लेते हो, तो जब आपको किसी चीज़ का मज़ा आता है, जब आपको कोई फैंटेसी आती है, जब आपको ड्रग मिलती है, तो आप उसी टाइम को डाटा इंटरवेंशन के 5 पॉइंट यूज़ कर लेते हो, तो फिर आपको तकलीफ पहले याद आ जाती है, मज़ा बाद में हो जाता है। तो उसकी वजह से फिर आपकी क्रेविंग ख़त्म हो जाती है। लेकिन ये मैडम करेंगे, डाटा इंटरवेंशन इनका सब्जेक्ट है, लेकिन आपने सीखना तो ये आपको सिखाते रहेंगे। हाँ, थॉट ही है ना कि ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਜਦੋਂ ਕਰਦੇ ਸੀ ਬੜੀ ਐਸ਼ ਸੀਗੀ, ਆ ਕੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਿੱਥੇ ਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਜਿਸ ਦਿਨ ਕਰਦੇ ਸੀ ਉਦੋਂ ਬਲੀਡਿੰਗ ਵੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਸਰੋਟਿਕ ਲਿਵਰ ਵੀ ਆਇਆ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਬਾਥਰੂਮ 'ਚ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਡਿੱਗਾ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਅਨਕੌਂਸ਼ੀਅਸ ਹੋ ਕੇ ਖੇਤ 'ਚ ਵੀ ਪਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਦਿਨ ਮੈਨੂੰ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਤੋੜ ਕੇ ਅੰਦਰੋਂ ਕੱਢਣਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਦਿਨ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਕਾਰ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਮੇਰੇ ਥੱਲੇ ਬੰਦਾ ਆ ਕੇ ਮਰ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਮਦਰ ਨੂੰ ਚੈਸਟ ਦੀ ਪੇਨ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜੇ 5 ਗੱਲਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਹੀਆਂ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹੀ ਗੱਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰੋਜ਼ ਚੋਰੀ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਰੋਜ਼ ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ ਸੀ, ਮੈਂ 4-4 ਬੰਨੇ ਆਪਣੇ ਪੰਗੇ ਪਾ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਐਂਡ ਮੈਨੂੰ ਡਰ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਮੈਂ ਫੜਿਆ ਜਾਵਾਂਗਾ ਤੇ ਪੁਲਿਸ 'ਚ ਪੈ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ 5-7 ਚੀਜ਼ਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕ੍ਰੇਵਿੰਗ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ, ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਕ੍ਰੇਵਿੰਗ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ। ਡਾਟਾ ਇੰਟਰਵੈਂਸ਼ਨ ਤੇ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਹਾਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਫੈਮਿਲੀ ਲਿਖਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੇ, ਪਰ ਫੈਮਿਲੀ ਨਹੀਂ ਲਿਖਦੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਔਖਾ ਕੰਮ ਹੈ ਫੈਮਿਲੀ ਕੋਲੋਂ ਡਾਟਾ ਇੰਟਰਵੈਂਸ਼ਨ ਲਿਖਾਉਣਾ। ਨਹੀਂ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਮਾੜਾ, ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾਈਸ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਅੰਦਰੋਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਦਿਲ ਦਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ, ਨਹੀਂ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਬੜਾ ਹੈ। ਹਾਂ, ਸੋ ਦੈਟਸ ਵੈਰੀ ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਜੀ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਸਾਇੰਸ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਇੰਸ ਹੈਗੀਆਂ। हाँ जी, फैमिली की भी हीलिंग होती है क्योंकि वो अपनी शेयरिंग। हाँ जी। सर ये मैंने क्वेश्चन आपके आने से पहले भी पूछा था, लेकिन जैसे हम सब लोगों के ज्यादा चांसेस होते हैं डेवलप करने के इन डिजीजेस को, तो हम क्या कर सकते हैं सर कि हम जैसे जिनका जीन्स है या पर्सनालिटी है फैमिली में चल रहा है, वो क्या कर सकते हैं इसको ना डेवलप करने के लिए? या अब तो अगर आपको क्वेश्चन पेपर पता हो तो पहला अच्छी तरह से आंसर प्रिपेयर करके जाएंगे तो आपको वो क्वेश्चन पेपर अच्छा होएगा। अगर आप अनप्रिपेयर्ड किसी चीज़ को के लिए जाएंगे तो आपका वो क्वेश्चन खराब होगा। तो अगर आपको पता है कि ऊपर वाली जनरेशन से कोई चीज़ चल रही है जो जेनेटिकली मेरे में आई है, तो ये आगे हमारी नेक्स्ट जनरेशन में जा सकती है, तो आपको तो क्वेश्चन पेपर पता है, आपने सिर्फ 5 या 6 क्वेश्चन याद करने हैं। तो आपको तो पहले, अगर किसी को पहले ही क्वेश्चन पेपर पता हो तो उसके आंसर तो बढ़िया ही होंगे ना, वो पास हो जाएगा ना। तो मतलब जो आप काम कर रहे हैं ये आपकी नेक्स्ट जनरेशन, आपका जब बेटा होगा ना तो आपने पहले ही सिखा देना उसको, ठीक है। बेटा होगा जब बेटी होगी, जो भी होगा, तो आपने पहले से उसको तैयार कर देना, भाई काका तू पहला आया, बाद च तू पहला प्रोग्राम सीख, फिर बाद च गल करांगे तेरे नाल। ਉਹਨੂੰ ਗੁੜਤੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। दादी ने तो जरूर गुड़ती प्रोग्राम ही देनी है। ਹਾਂ, ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦਾ ਰਿਵਾਜ ਹੈ, ਇਹ ਰਿਵਾਜ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟਣਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੂੰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਚੱਲ, ਫਿਰ ਬਾਕੀ ਆਪਣੀ ਗੱਲਾਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਇਟ। ਹਾਂਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਪੇਪਰ ਆ ਨਾ ਜੀ, ਉਹ 22 ਸਾਲ 'ਚ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਜੀ। ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ 'ਚ ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਹੀ ਕੁਐਸਚਨ ਪਤਾ, 11 ਸਾਲ 'ਚ ਪਹਿਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਜੀ, ਤੇ ਅਗਲੇ 11 ਸਾਲ 'ਚ ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਪਤਾ ਲੱਗਦੇ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦੇ ਇੱਥੇ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਰਿਹਾ? ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈਆਂ ਝਗੜੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਰਹੇ? ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੁਸਾਈਡਲ ਅਟੈਂਪਟ ਸੈਲਫ ਹਾਰਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਮਰਡਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮਰਡਰ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਿੰਨੇ ਕੇਸ ਚੱਲੇ, ਪੁਲਿਸ ਕੇਸ ਕਿੰਨੇ ਸੀਗੇ, ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸਲੇ ਕਿੰਨੇ ਬਣੇ, ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੱਡ ਛੜਾ ਕਿੰਨਾ ਹੋਇਆ, ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਹੈ, ਗੁੱਸੇ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ, ਰਿਸ਼ਤੇ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਟਰਮੀਨਲ ਯੂਨੀਕਨੈਸ ਹੈ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਖਰਾ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ
ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਦਾਦਾ ਜੀ ਸੀਗੇ, ਦਾਦਾ ਜੀ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਦਾਦਾ ਜੀ ਦੀ ਉਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਸਾਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਿੰਨਾ ਹੋਏਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਕੁਐਸਚਨ ਪੇਪਰ ਆਂਦਾ ਪਿਆ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਿਗਲੈਕਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਇਨਸਾਨ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੇਲੇ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਕੀਤਾ ਉਹ ਬਾਈਪੋਲਰ ਡਿਸਆਰਡਰ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉੱਪਰੋਂ ਉਹੀ ਟੌਕਸਿਕ ਸ਼ੇਮ ਮਿਲੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਟੌਕਸਿਕ ਸ਼ੇਮ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਸੂਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਟ ਆਪਣਾ ਕੁਐਸਚਨ ਪੇਪਰ ਤੇ ਆਨਸਰ ਕਰ ਲਈਏ, we should be able to answer it.